नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कुंदन जमैर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर सबसे पहले आपको बताते हैं, पीएम मोदी आज 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। 18 से 21 अक्टूबर तक चलेगी इंटरपोल की 90वीं महासभा। वहीं दूसरी खबर की ओर नजर डालें तो 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन हो रहा है। स्वदेशी हथियारों और तकनीक का यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को आगे बढ़ाने पर फोकस रहेगा। तीसरी खबर की ओर रुख करें तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज बैठक होनी है। खास बात यह है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद कई अहम बिंदुओं पर फैसला लिया जा सकता है। चौथी खबर की अगर हम जिक्र करें तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई के विशेष कोर्ट में आज पेश होंगे। आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। पांचवी खबर की ओर देखा जाए तो सीबीआई से पूछताछ के बाद आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं गुजरात। साथ ही छठी खबर की बात करें तो पात्रा चौल घोटाला मामले में संजय राउत की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। 10 अक्टूबर को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी गई थी। सातवीं खबर की तरफ नजर डालें तो बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई को ठहराया था सही। और आखिरी 8वीं खबर की बात करें तो 3 दिन के भारत दौरे पर हैं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। कार्यकाल संभालने के बाद पहली बार वो भारत आ रहे हैं। तो 8 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। दिवाली के मौके पर अयोध्या में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक दिन पहले छोटी दिवाली पर जाएंगे रामनगरी। दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामलला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का भी जायजा लेंगे। राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। और दिवाली से एक दिन पहले यानी कि छोटी दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। यहां पर भव्य दिवाली का आयोजन होता रहा है जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तो अयोध्या में भव्य दिवाली मनाई जाती है। लाखों दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है दीपोत्सव को लेकर के। और इस बार की दिवाली और भी खास होने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या में मौजूद रहेंगे और मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी जायजा लेंगे। रामलला के दर्शन करेंगे और वहां पर भव्य और दिव्य जो मंदिर बनाया जा रहा है उसके प्रगति को खुद देखेंगे, जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंटरपोल की आज 90वीं महासभा होगी और पीएम मोदी इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन हो रहा है। 21 अक्टूबर तक यह महासभा चलेगी। 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हो रहे हैं। बैठक में इंटरपोल के कामकाज की समीक्षा होगी। लगभग 25 सालों बाद यह बैठक भारत में हो रही है। आखिरी बार 1997 में यह महासभा की बैठक हुई थी। अमित शाह इंटरपोल के अध्यक्ष भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। पीएम मोदी विधानसभा का ये जो सभा है उसका उद्घाटन करेंगे। 21 अक्टूबर को समापन समारोह को संबोधित करेंगे अमित शाह। इंटरपोल की आज 90वीं महासभा है और इसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो इंटरपोल की ये अधिवेशन जिसकी शुरुआत आज से होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करेंगे आज। पीएम मोदी इंटरपोल महासभा को आज संबोधित करेंगे और आखिरी सेशन में
21 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह इसे संबोधित करेंगे। 195 देशों के प्रतिनिधिमंडल इसमें शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और आज इसकी शुरुआत होगी। 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल होंगे। लगभग 25 सालों के बाद भारत में यह बैठक हो रही है। इससे पहले 1997 में इंटरपोल की बैठक यहां पर हुई थी भारत में, और एक बार फिर से 90वीं बैठक आज होने वाली है, शुरू होने वाली है। 18 से 21 अक्टूबर तक ये बैठक होगी। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अधिवेशन को संबोधित करेंगे। पच्चीस साल बाद भारत में इंटरपोल की ये महासभा हो रही है। इससे पहले 1997 में ये महासभा यहां पर हुई थी और अब 25 सालों के बाद फिर से इसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीबीआई पूछताछ के बाद सिसोदिया का गुजरात दौरा। चुनाव प्रचार को लेकर गुजरात जा रहे सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। आपकी लोकप्रियता से गुजरात में घबराई है बीजेपी। ये बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोकप्रियता से घबरा करके उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश हो रही है। कल 9 घंटे तक सीबीआई की टीम ने उनसे पूछताछ की थी। 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से निकले तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और आज गुजरात दौरे पर जाने वाले मनीष सिसोदिया, इसे लेकर के ट्वीट किया सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि आज गुजरात दौरे पर रहेंगे मनीष सिसोदिया, वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ के बाद सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी इसे ऑपरेशन लोटस का असर बता रही है। तो बीजेपी का कहना है कि जब कुछ गलत किया ही नहीं तो आम आदमी पार्टी के नेता घबरा क्यों रहे हैं। देखिए, सीबीआई का, ईडी का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अब सबको पता है। पूरी सीबीआई और ईडी को उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक मशीन बना के रख दिया है। ये किसी से छुपा नहीं है आज। तो सीबीआई के ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स सरप्राइज होगा लोगों को अगर सीबीआई प्रेस रिलीज जारी करे कि हाँ जी हमने ऑपरेशन लोटस किया था, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे कहीं फोकस नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कोई करप्शन नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है उनको। ये बात कल की पूछताछ से ये और साबित हो गई मेरे सामने कि सब पूरी तरह से फर्जी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं। लेकिन ओवरऑल कल का मुझे बुलाने का मकसद वहां यही था कि मुझे इस बात के लिए डराया जाए कि किसी तरह से मैं आप छोड़ने को तैयार हो जाऊं, मैं किसी तरह से बीजेपी में शामिल होने को तैयार हो जाऊं। मैंने साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि इसमें शामिल होना अपने आप को खत्म करना है, अपनी आत्मा को मारना है किसी भी कीमत पे। और फिर अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल बनवाना, बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करना, मुझे इसमें मजा आता है। मुझे सीएम बनने में थोड़ी मजा आता है। देखिए, आज तक आपने विश्व में कभी किसी भ्रष्टाचारी को सुना है कि वो इंट्रोगेशन के बाद बाहर आता है और कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी था, मुझसे गलती हो गई? वो यही सब कहता है। और देखिए, ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन। देखिए, मैं और आप भी नहीं जानते हैं कि सवाल क्या पूछा गया होगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। मगर क्या पूछा गया होगा कॉमन सेंस के हिसाब से? यही पूछा गया होगा ना कि ये जो एक्साइज पॉलिसी आपने वापस क्यों ली? इस एक्साइज पॉलिसी के कारण दिल्ली के एक्सचेकर को कितना नुकसान हो रहा था और क्यों नुकसान हुआ? आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था और 144 करोड़ रुपया जो है आपने ठेकेदारों का माफ कर दिया जो आपके मित्र थे? यह पूछा गया होगा कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कानून के विरोध में जाकर के आपने यहां पर आखिरकार ठेका क्यों दिया? यह पूछा गया होगा कि कानून के विरोध में जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लाके रिटेल के बिजनेस में क्यों स्थापित किया गया? यह पूछा गया होगा, बताओ मोटा माल कहां है, किस प्रकार से मोटा माल कहां कहां गया? एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कोर्ट में आज पेश होंगे। सीबीआई की विशेष अदालत में आईआरसीटीसी मामले में उनकी पेशी होगी। अदालत के सामने तेजस्वी यादव रखेंगे अपना पक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईआरसीटीसी मामले में
नौकरी के बदले जमीन के मामले में उनकी आज पेशी होगी सीबीआई की विशेष अदालत में, और इस खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली में सीबीआई की विशेष अदालत में आईआरसीटीसी मामले में पेश होंगे। पेशी से पहले तेजस्वी ने कहा है कि कानून और अदालत पर उन्हें पूरा भरोसा है। वे अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगे। उन्हें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि केंद्र में बैठी सरकार विपक्षी दलों को समाप्त करना चाह रही है। जब तक केंद्र में मोदी सरकार रहेगी तब तक विपक्षी दलों को इसी तरह परेशान करती रहेगी। गौरतलब है कि दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में चल रहे मामले में वे सभी इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं वो जमानत पर हैं और तेजस्वी यादव भी जमानत पर हैं, और सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सीबीआई की मांग के बाद विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, संजय राउत से जुड़ी हुई है। संजय राउत की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। 1 अगस्त को पात्रा चौल घोटाले मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 10 अक्टूबर को 14 दिनों के लिए उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई थी। 2007 में पात्रा चौल घोटाला मामले में वो आरोपी हैं और इन्हीं आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया गया। संजय राउत के खिलाफ मामले की जांच कर रही है ईडी। आज की कोर्ट की कार्यवाही पर नजर बनाए रखना जरूरी है। शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। राउत को विशेष एमपी एमएलए अदालत में न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद पेश किया गया था। संजय राउत को पात्रा चौल घोटाला मामले में 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। अब उनके जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में पात्रा चौल था, जहां फ्लैट बनाकर चौल निवासियों को दिए जाने थे। हालांकि 15 साल बाद भी लोगों को अपने हक का इंतजार है। पात्रा चौल जमीन घोटाले की शुरुआत 2007 से हुई। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा, प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिली भगत से घोटाला होने का आरोप है। 2007 में महाडा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया था। ये कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। बता दें कि महाडा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हैं। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे। महाडा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था। हालांकि 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए हैं। चलिए बात डिफेंस एक्सपो की। 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन हो रहा है। स्वदेशी हथियारों और तकनीक का यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के मकसद से ये डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हो रहा है और ये सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो बताया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड के लिए हथियार बनाना और इसी को आगे बढ़ाने के मकसद से ये डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जा रहा है। डीआरडीओ 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कर रहा है। इसमें स्वदेशी हथियारों, रक्षा उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन होगा। यह रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है। एशिया के सबसे बड़े रक्षा आयोजन के 12वें संस्करण की थीम पाथ टू प्राइड है, जो इंडिया एट 75 और आत्मनिर्भर भारत के साथ संबंध है। इस एक्सपो का उद्देश्य मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड को आगे बढ़ाना है। यह आयोजन स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित, प्रोटोटाइप और उत्पादित थल, नौ, एयरो और आंतरिक सुरक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकी की श्रृंखला का प्रदर्शन करेगा। डीआरडीओ के नेतृत्व में कई भारतीय उद्योग जो डिफेंस सिस्टम, रडार, सोनार, मिसाइल, विमान कई क्षेत्रों में काम करते हैं, अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान डीआरडीओ महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र और साबरमती रिवर फ्रंट सहित 3 स्थलों पर फैले प्रदर्शनी स्थलों पर अनेक स्टैटिक डिस्प्ले, लाइव प्रदर्शन, सेमिनार के साथ साथ इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन दिखाएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 में बंधन कार्यक्रम के दौरान 12 उद्योगों के लिए 15 LAT OT और 10 तकनीक सौंपी जाएंगी।
रक्षा उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में 22 तारीख तक ये आयोजन चलेगा। और एक बड़ी खबर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पिछली बैठक में लिए गए थे कई अहम फैसले। आज चर्चा के दौरान पीएम मोदी इस पर अहम फैसला ले सकते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक। पिछली बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक होगी। वहीं इससे पहले हुई बैठक में सीसीईए ने पिछले बुधवार को कच्छ की खाड़ी में टूना टेकरा से कांडला लागत के साथ निर्माण, संचालन और हस्तांतरण पर बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ के विकास को मंजूरी दी थी। वहीं बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ के विकास के लिए अनुमानित लागत 2,250 करोड़ रुपए है, जिसमें से 10,07,20,000 करोड़ रुपए की सुविधाओं जैसे कॉमन यूजर रोड के निर्माण की दिशा में मंजूरी दी गई। तो आज सीसीईए की बैठक होगी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और बात बिल्किस बानो मामले की। बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बलात्कारियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई को सही ठहराया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, इस रिहाई पर यह देखना बेहद जरूरी है। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई है। इस मामले में आज जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है, तीसरा पक्ष जनहित याचिका की आड़ में आपराधिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को रिहा करने के अपने फैसले का बचाव किया है। हलफनामे में सरकार ने कहा है, राज्य सरकार ने सभी रायों पर विचार किया और 11 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया। ऐसा सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने जेल में 14 साल और उससे ज्यादा का समय बिता लिया था और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया। बता दें कि राज्य सरकार की मंजूरी के बाद 10 अगस्त को कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया गया था। दरअसल गुजरात के गोधरा में 2002 में दंगों के बाद बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। साथ ही उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या की गई थी। इस मामले में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद इनमें से एक ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने रिहाई का फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ दिया था। और इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, ये देखना बेहद जरूरी है। क्या 11 लोगों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट सही ठहराता है या फिर उन्हें वापस जेल में जाने के लिए कहता है? अगली तारीख मिलती है या फिर आज कोई फैसला आता है? ये तमाम अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। 3 दिनों के भारत दौरे पर यूएन महासचिव आने वाले हैं। भारत आ रहे हैं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकाल संभालने के बाद पहली बार भारत दौरे पर हैं एंटोनियो गुटेरेस। इससे पहले 2018 में भारत आए थे गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 3 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। जनवरी 2022 में इस वैश्विक संस्था के महासचिव के तौर पर दूसरी बार कार्यभार संभालने के बाद गुटेरेस की यह पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले गुटेरेस अक्टूबर 2018 में भारत आए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल पर 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू करेंगे।